हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम क्या है कि कई प्रकार की प्रणालियां हैं जिसके द्वारा हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। उसमें से एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टोवल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग जनरल रूप से इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं दशमलविक संख्या पद्धति या दशमलविक संख्या प्रणाली। इसके अंतर्गत हम 0 से 9 तक की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। कोई भी नंबर है वो 0 से 9 तक की संख्याओं से ही बनेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनता है। इसके बाद बाइनरी नंबर है, इसमें 0 से 1 तक की संख्याओं का हम 0 और 1 संख्या का प्रयोग करते हैं। इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9। तो हम लोग इसमें जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी संख्या, इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन अंकों का प्रयोग ना किया जाए। तो इनसे जो संख्याएं बनती हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका आधार 10 होता है। आधार 10। आधार संख्या, किसी भी संख्या के दो रूप होते हैं। एक होता है पूर्णांक भाग, एक होता है भिन्नात्मक भाग। एक होगा पूर्णांक भाग और एक होगा भिन्नात्मक भाग। जैसे अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, हमने लिख ली है 37, तो हम इसको दशमलव में 00 के रूप में लिखते हैं। पूर्ण संख्या यही होगी। जैसे जनरल रूप में हम पासबुक वगैरह में भी देख सकते हैं, उसमें कोई भी अंक लिखा होता है इतने और फिर पॉइंट में 00 जरूर लिखा होता है। तो जो ये पार्ट होता है ये पूर्णांक भाग होता है। ये पार्ट कौन सा होता है? पूर्णांक। और ये जो पार्ट होता है वो होता है भिन्नात्मक भाग। भिन्नात्मक भाग, ये संख्या का भिन्नात्मक भाग होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 25.14, तो ये 25 जो है पूर्णांक भाग हो, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए इसको पूर्णांक भाग कहेंगे। 0.14 जो है वो भिन्नात्मक भाग है, क्योंकि अगर 0.14 जो लिखा है इसको हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो दशमलव हटाएंगे, बटे में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से ये भिन्न के रूप में आ जाएगा, तो इसलिए इसको भिन्नात्मक भाग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अगर हम कहें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं। 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होंगी वो सब प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, इसलिए इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या आएगा, इसको हम कहते हैं होल नंबर, तो W से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें जो है ये प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी, साथ में 0 और ऐड हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आएगा पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं उसको कहते हैं इंटीजर। उसमें क्या होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की संख्याएं, और साथ में -1, -2, -3 और अनंत तक की संख्याएं। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होंगी वो पूर्णांक कहलाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 + -1 + -2 + -3 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं हमको प्राप्त होंगी वो पूर्णांक कहलाएंगी।
इसको जो है हम लोग जेड से प्रदर्शित करेंगे, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अगर डेफिनेशन हम बताएं इसकी, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा p/q, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 3/5, 7/11, 1/5, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा जैसे अगर हम केवल 5 लिख देते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसको 5/1 लिख सकते हैं और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा इस तरीके से और भी हम 3 है, 5 है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, वो सभी कैसी संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल में अगर हम लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि हमने लिखा √2, √3, √5, पाई, ई, एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं इसको। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि ये इनका जो भी मान आता है ये एक तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे ये संख्याएं हैं, इनका अगर हम भाग देंगे इसमें तो ये पूर्णतः विभाजित होंगी और ये पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। और जैसे √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 और इस तरीके से आगे आते ही चला जाएगा, मतलब ये कोई निश्चित नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसका मान जो है ये हमें क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, सॉरी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। पाई का मान जो है वो होता है 22/7, या फिर हम कहें 3.14। लेकिन अगर ये लिख के आता है क्या 22/7 परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर लिख के आता है 3.14, तो हम 3.14 को पॉइंट हटाएंगे, बटे में 0 0 लगा देंगे तो 314/100 आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहा जाएगा क्या पाई एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको कहते हैं हम रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? सभी परिमेय प्लस अपरिमेय, सभी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जितनी भी अभी तक की हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो परिमेय और अपरिमेय जो भी हैं वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक मतलब जिसकी कोई भी मतलब निश्चित रूप में हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं में जैसे कि हम कहें इसमें कल्पना की जा सकती है, कोई निश्चित नंबर नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे √4 का मान जो है, √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो एक तो प्लस का 2 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा, 2 वर्गमूल निकल के आते हैं। यह वहीं अगर हम लिखते हैं -4 अंडर में है, मतलब √-4, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यूलर ने एक सिद्धांत दिया जिसमें i का मान जो है √-1 होता है। तो i² का मान जब हम निकालेंगे तो i² का मान रूट हट जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। i³ जब निकालेंगे तो i³ को हम लिख सकते हैं i² × i, तो i² का मान है √-1 इंटू i का मान i लिखेंगे सॉरी i² का मान -1 और इंटू i, तो बराबर माइनस का ही आ जाएगा, i³ i माइनस का ही। i की पावर 4 का जब हम मान निकालेंगे
तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस आई का मान रूट में -1, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब -i, आई पावर 4 1। इसकी सहायता से आई की पावर चाहे जितनी भी की हो हम उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो भी होंगी ऐसे हम इसको लिख सकते हैं रूट में -3, रूट में -2, रूट में -8, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इनको जैसे रूट में -8 है तो हम √8 इंटू आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में -1 की वैल्यू आई होती है। ऐसे रूट में -2 है तो इसको हम √2 इंटू आई लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें आई लगा हो या रूट में माइनस लगा हो तो उनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर मिलता है। सम्मिश्र मतलब मिश्रण किया हुआ संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या है, जैसे हम इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं a प्लस आई बी, या फिर हम लिख लें x प्लस आई वाई। ऐसी संख्याएं जो होंगी वो काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे हमने लिख दिया 5 प्लस 5i, 5 प्लस 3i, 3 प्लस 4i, 2 प्लस √3i। ऐसी संख्याएं जो होंगी वो काल्पनिक कॉम्प्लेक्स संख्याएं कहलाएंगी। उसमें ये इसका रियल पार्ट होगा क्योंकि ये रियल नंबर है, और ये इमेजिनरी पार्ट होगा क्योंकि इसमें आई आ रहा है, ये काल्पनिक संख्या है। तो अगर हम जनरल देखते हैं कि संख्याओं का एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, तो ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है। पहली संख्या है वास्तविक संख्या, दूसरी संख्या है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं के दो भाग हो जाते हैं यहाँ पर। पहला भाग है परिमेय संख्या, और दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा पूर्णांक और एक हो जाएगा भिन्नात्मक भाग। पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्या के बाद में प्राकृतिक संख्या, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं। और भिन्न भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगे, और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के। और सभी वास्तविक संख्याओं काल्पनिक संख्याओं को मिला के जो बनती है संख्या वो सम्मिश्र संख्या बनती है। तो इस तरीके से ये एक चार्ट बन जाता है। पूर्णांक को और हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या के बारे में अगर हम कहें, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डैश। इसी तरीके से हम विषम संख्या के लिए कहें जो दो से नहीं कटेंगे, 1, 3, 5, 7, तो इस तरीके की संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित हों, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11। इस तरीके की संख्याएं जो हैं वो स्वयं से कटेंगी या 3, 5 या खुद से कटेंगी। जैसे 2 है 1 से कट जाएगी या 2 से कटेगी, या 3 जो है 1 से कटेगी या 3 से, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहती हैं।
इनके अलावा जो शेष संख्याएं रह जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगर हम बात एक की करें, एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। एक को ना तो भाज्य संख्याओं में शामिल किया जाएगा ना अभाज्य संख्याओं में शामिल किया जाएगा। कारण क्या है, ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लिखें 1, 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्या है, हमने मान लिया। लेकिन हम देखेंगे अगर हम 11 लिखें तो 11 वो 1 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हमें। 7 जो है वो 1 से विभाजित है और 7 से विभाजित है, तो इसके भी 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। 5 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। 3 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। 2 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, लेकिन 1 केवल 1 से विभाजित है। हमने देखा सभी के 2-2 गुणनखंड प्राप्त हुए, जबकि इसका 1 ही गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इसलिए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरे हम ये भी कह सकते हैं 1 से कोई नंबर छोटा है भी नहीं जिससे इसको विभाजित किया जा सके, तो इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो इसकी गिनती ना तो भाज्य संख्याओं में होगी ना ही अभाज्य संख्याओं में होगी। एक और हम इसमें कह सकते हैं कि 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर हम कहें कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम संख्या भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी एकमात्र संख्या 2 है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। कह सकते हैं 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अगर हम बोलते हैं कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या ये कथन सही होगा? नहीं, ये कथन गलत होगा। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 9 ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। हम लिखते हैं 15 ये विषम संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। अगर हम कथन बोलते हैं कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है, तो भी ये कथन गलत होगा, क्योंकि 2 जो है वो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर हम बोलते हैं 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, तो वो कथन सही हो जाएगा जो हमने ये लिखा है। तो ये कुछ फैक्ट हैं अभाज्य संख्याओं के लिए। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। इवन नंबर प्लस इवन नंबर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी हम विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या प्राप्त होगी, और अगर हम एक सम संख्या लेते हैं और एक विषम संख्या लेते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। इसको हमें ध्यान रखना है।